नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। कैसे हैं आप लोग? एकदम ऑल मस्त। तो जैसा कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और गुड और बैड जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कोई बात नहीं है। अब हमें अपनी अगली स्ट्रेटजी के तहत अगले कदम के अंतर्गत हम लोगों को अपने अगले टारगेट को फिक्स करना है और हमारा अगला टारगेट है UPPCS का मेंस। जैसा कि इस वर्ष UPPCS मेंस में 2 पेपर बढ़े हैं, जिसके अंतर्गत यूपी स्पेशल को हम लोगों को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो हमारी टीम ने यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग यूपी से जुड़ी हुई कई पॉइंटों को, कई टॉपिक्स को और कई चीज़ों को देखेंगे। तो उसी क्लास के अंतर्गत उसी टॉपिक को लेकर मेंस के जो 2 सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यूपी का एक पूरा सिलेबस तैयार किया है और यूपी को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, जिसमें हम लोग यूपी की कल्चर, यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी की पॉलिटिकल सिनेरियो, यूपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यूपी की ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, यूपी के आपके म्यूज़ियम्स, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी अन्य सारी चीज़ों का इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए आज हमारा पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है और आज हमारे इस पहले क्लास में जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनसे भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी, जो आसानी से हमें कहीं भी मिलती नहीं हैं। माइंडेड आसानी से कहीं भी नहीं मिलती हैं, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये टॉपिक्स तैयार किए हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं। वो आप हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से अपना नोट्स पर कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में यूपी का वेटेज ज़्यादा बढ़ा है। जैसा कि एक कहावत चलती है भारतीय राजनीति में कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, वैसे ही UPPCS में SDM बनने का रास्ता भी अब यूपी से ही जाएगा। यानी यूपी स्पेशल जो 2 पेपर जुड़े हैं उनसे ही आपका ये रास्ता जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पहला क्लास करेंगे, जिसमें यूपी का इंट्रोडक्टरी यानी यूपी का सामान्य परिचय होगा और इसके साथ साथ यूपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में मित्रों, तो ये एक सामान्य सा आपका एक उत्तर प्रदेश का मैप आपको नज़र आ रहा है हमारे बोर्ड पर। तो अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में जो आज का ये स्वरूप है वो कब आया और उसकी यात्रा कैसी रही, ठीक है। तो उसकी यात्रा कैसी रही और ये स्वरूप कैसे आया, उसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो यूपी के स्पेशल्स रहते हैं उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस यूपी का जो ज्योग्राफिकल या लॉन्गिट्यूडिशनल या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, ठीक है। इसको समझते हैं कि यूपी का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं। पहले तो हम लोग यही देख लें कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा यूपी का जब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अगर हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थिति देखें। उत्तरी अक्षांश की स्थिति देखते हैं। क्या है उत्तरी अक्षांश की स्थिति? उत्तरी अक्षांश की स्थिति 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री 23 डिग्री 52 मिनट, कितना 52 मिनट नॉर्थ से कितना है 52 डिग्री 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक, 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, ठीक है। उत्तरी अक्षांश की या अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें, ये इसकी क्या है, अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक है,
ठीक है मित्रों। अगर हम यहीं पर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना है जरा इसे समझते हैं। कितना मित्रों, देशांतरीय विस्तार की अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी मैं आपको जरा इसके बारे में बता दूंगा, अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आ रहा है सर अक्षांश और देशांतर में क्या डिफरेंस है, इसे समझाइए। तो जरा अगर हम देखें इसका देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडिनल इसका विस्तार देखें तो कितना है जरा इसको समझते हैं। तो 77 डिग्री, कितना है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से, कितना 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट, कितना 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, कितना 84 डिग्री ठीक है 77 डिग्री 3 मिनट से, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 77 डिग्री 03 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब जरा एक बार अक्षांश और देशांतर की जरा स्थिति देख लें मित्रों। तो जरा देखते हैं, जैसे मित्रों ये आपका एक ग्लोब यहाँ पे मैंने खींचा, क्या है ग्लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ये आपकी एक पृथ्वी को यहाँ पे खींचा है, ठीक है। अब पृथ्वी पर लोकेशन बताने के लिए, क्या बताने के लिए मित्रों, लोकेशन बताने के लिए क्या किया गया है, इसको समझते हैं। तो मित्रों लोकेशन बताने के लिए जो अब हम ये देखते हैं तो इसे हमने कर दिया नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे आपका साउथ पोल, क्या है नीचे आपका साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। तो ये नॉर्थ और साउथ का जब ये क्रम चला तब हुआ क्या, जरा इसे समझते हैं। तो ये जो आपका नॉर्थ से साउथ को मिलाती हुई ये रेखाएं खींची गई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं मित्रों, क्या हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाते हुए खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कैसी हैं, एकदम आपकी परपेंडिकुलर हैं, आपकी कैसी हैं परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, ठीक है। तो इन जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, क्या बोला जाता है मित्रों, लॉन्गिट्यूड, यानी ये आपकी क्या हैं, ये आपके हैं देशांतर, क्या हैं ये आपके हैं देशांतर। बात आई समझ में, यानी ये क्या साउथ से नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली जो खड़ी इमेजिनरी लाइनें खींची गई हैं ये देशांतर हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 90 0 90 0, ठीक है ना, 0 0 हो गया, और फिर इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए खींचे जाते हैं तो लगभग 360 कितना है, ग्लोब पूरा हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये तो हो गया देशांतर आपका, यानी क्या होगा, ऐसी काल्पनिक रेखा, क्या है ये काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, जो कैसी हैं खड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, ठीक है, खड़ी हुई हैं, या इन्हें कह देते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब जरा हम देशांतरीय के बारे में बात कर लें। तो देशांतर के बारे में अगर हम बात करें, जैसे ये आपकी क्या हो गई, आपका एक ग्लोब हो गया, ठीक है। अब इस ग्लोब में हमने क्या किया, अब इस ग्लोब में हम लोगों ने, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ था और ये साउथ था, तो नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली हमने देशांतर बताई हैं। ऐसे ही पूरब और पश्चिम को मिलाने वाली रेखाएं हमने क्या बोल दिया है, इन्हें हमने बोल दिया है अक्षांश, क्या बोल दिया मित्रों, अक्षांश बोल दिया है, क्या बोल दिया है, अक्षांश बोल दिया। यानी पश्चिम से पूरब को जो लाइनें मिलाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, या इन्हें बोल देते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, क्या बोल दिया, लैटिट्यूड। तो ये समझे, ये यहाँ से 0 1 2 3 ऐसा चला जाता है। 3 मेनली लाइनें हम लोगों को याद रखनी होती हैं। जो 0 लाइन होती है इसको बोला जाता है मित्रों, क्या बोला जाता है, इसको जरा समझ लेते हैं। जो 0 वाली लाइन है इसे बोला जाता है इक्वेटर, क्या बोला जाता है, इक्वेटर, यानी विषुवतीय रेखा,
क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा जो 23.5 पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है मित्रों? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ऐसे ही साउथ पोल में जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा। जब आपको ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाएंगे तो इसको जरा एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक यूपी का चल रहा है, तो यूपी में जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आए हैं, इसके बारे में मैंने बताया है कि इसका लैटिट्यूडीय विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार, इसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूडीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से नॉर्थ से 30 डिग्री 28 नॉर्थ तक, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड यानी लंबवत अगर विस्तार की बात किया जाए तो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है। जल्दी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में और डिस्कस करते हैं बातें, ठीक है। तो जल्दी ले लीजिए आप लोग। ठीक, आगे देखते हैं। आगे यदि हम बात करें आगे थोड़ा इंट्रोडक्शनी क्लास में अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में जाना जाएगा। तो जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अगर हम उत्तर प्रदेश के यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात करें, कितने? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का मित्रों क्षेत्रफल है 240,928। क्या है? 240,928 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 240,928 यानी 240,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान क्या है भारत में? क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ठीक है। अब बात आती है सर इससे पहले के कौन कौन से हैं, ये जरा बता दो। अगर हम इसके पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले से कौन कौन से हैं, तो वो आपका हो जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान। क्या है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है मित्रों मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें तो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का चौथा। तो पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य क्या है? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। यहीं पर यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, किसकी मित्रों? जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है मित्रों पहला। कितना स्थान है? पहला। जनसंख्या के स्थान पर हम उत्तर प्रदेश सबसे पहला स्थान रखते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश को एक अलग देश के रूप में पॉपुलेशन की दृष्टि के बारे में देखें तो इसका 5वां स्थान आ जाएगा। पॉपुलेशन की दृष्टि से भी अगर वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी हम नंबर 5 पर आ जाएंगे। हमसे केवल ज़्यादा चीन, भारत, अब तो खैर भारत ही नंबर 1 हो गया है, भारत, चीन, ठीक है, साउथ यूएसए, ठीक है, और यूएसए के बाद आपका इंडोनेशिया और फिर भारत, ठीक। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करें राजस्थान है भारत में। और उत्तर प्रदेश का हमारे का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का हमारे का स्थान है चौथा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब बना, इसको जरा बारे में समझ लें। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब बना?
कुछ फैक्ट्स आते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का अगर राज्य की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश एक लंबी यात्रा का राहगीर रहा है और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर, कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। अगर हम यहाँ पे यही बात कर दें कि आज का जो वर्तमान, जो ये मैप आपको शो हो रहा है, वर्तमान स्वरूप कब आया उत्तर प्रदेश का? तो मित्रों वर्तमान स्वरूप आपका आया था 2000 में। कब आया था? सन 2000 में। क्यों? यहाँ पे क्या हुआ था अगर इसके बारे में बात करें तो मित्रों यहाँ पे आपका एक राज्य बना दिया गया था, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बना, एक राज्य क्या बनाया गया? वो बनाया गया उत्तराखंड। क्या बनाया गया मित्रों? उत्तराखंड राज्य बनाया गया। ठीक है। वर्तमान स्वरूप कब आया? 2000 में आया, नवंबर 2000 में। यहाँ ये भी लिख सकते हैं नवंबर 2000 में। कब? जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना गया? उत्तराखंड। तो मित्रों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा के बारे में। क्या? उत्तर प्रदेश की यात्रा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्वरूप हैं उसका आगे हम बाद में करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक बार हम जरा देख लें। क्या है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? तो मित्रों किसी भी, जैसे अगर हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं वैसे ही आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। क्या देखते हैं मित्रों? उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये आपका पहला क्लास के तौर पे आप समझिए कि आप आज पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, और उसी के अंतर्गत एक छोटे से चैप्टर के रूप में कुछ इस साइट्स के रूप में पढ़ लिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाएगा उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है। तो ज़रा देखते हैं उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास भी भारत की तरह, किसकी तरह? भारत की तरह हम लोग बांट देंगे और उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे आप भारत का इतिहास कैसे पढ़ते हैं, जरा इसको जरा देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप भारतीय इतिहास को एक बार देख लेते हैं। भारतीय इतिहास आप कैसे पढ़ते हैं? जरा भारतीय इतिहास के बारे में बात करें। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास मित्रों आप लोग क्या पढ़ते हैं? भारतीय इतिहास को आप लोग समझने की दृष्टि से 3 भागों में पढ़ते हैं। कैसे कैसे? एक आपने पढ़ा भारतीय इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्या? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा पढ़ा आपने क्या? आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ा? आधुनिक इतिहास। सेम एज इट हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास को भी इसी प्रकार 3 कैटेगरी में बांटेंगे। देखते हैं 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या बांटना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। फिर उत्तर प्रदेश किसमें? मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद आता है आपका आधुनिक इतिहास। क्या है?
उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या क्या डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, जिसको आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यूपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब मित्रों प्राचीन इतिहास में हमें क्या देखना है? जैसे अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास देखते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में आप भारत पर होने वाले आक्रमण में अध्ययन करते हैं, जैसे अरब आक्रमण या अरब या जो भी आपके गुलाम वंश पढ़ा आपने सबसे पहले मेडीवल इंडिया में। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे देखना है आपको। मॉडर्न इंडिया में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगलों का पतन, ये यहाँ पे तो मुगलों के अकॉर्डिंग या मुगलों का जो सल्तनत रहा है ज़्यादातर उसकी कर्मभूमि मुगलों की कहाँ पर रही है? उत्तर प्रदेश में ही रही है, क्योंकि दिल्ली में तो शाहजहाँ लेके गए थे ना, उससे पहले तो जहांगीर भी, बाबर भी, हुमायूं भी। ठीक है, और आपके अकबर का तो पूरा जीवन ही उत्तर प्रदेश में ही बीता है, चाहे वो इलाहाबाद में दीन इलाही चलाने की बात हो, चाहे वो इलाहाबाद का किला बनाने की बात हो। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी थी? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखी थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राचीन इतिहास में। तो मित्रों प्राचीन इतिहास में डिस्कस करने के लिए देखते हैं क्या है। प्राचीन इतिहास जरा समझते हैं। तो मित्रों प्राचीन इतिहास को हमने 3 कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा है। जरा देखते हैं 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपका प्राक ऐतिहासिक काल। क्या है मित्रों? प्राक ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद ऐतिहासिक काल। क्या है? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ये है हमारा प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड। अब जरा इसको देखते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले देखो, कोई भी इतिहास की अगर चीज़ें आपको डिस्कस करनी है तो आपको सबसे पहले उसका टाइम का फ्रेमवर्क बताना पड़ेगा, आपको टाइम बताना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ की बात करें प्राक ऐतिहासिक काल, तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर हमें केवल क्या मिला है? हमें केवल वो साक्ष्य मिले हैं जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐसा इतिहास जिसको अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। ऐसा इतिहास जिसका हमें अगर बात करते हैं सोर्स के बारे में तो केवल कौन से सोर्स मिले हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें कौन से सोर्स मिले हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल, यानी जहाँ पर हमें लिखित या साहित्यिक, इसे आप लिखित समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा, लिखित एवं आर्कियोलॉजिकल या अलिखित
दोनों साक्ष्य मिले हैं। परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। ऐसा इतिहास जिसमें हमें लिखित और अलिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, हमें लिखित और अलिखित यानी लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। दोनों साक्ष्य हैं परंतु नहीं, और उन्हें पढ़ भी लिया है। ठीक है, क्या है आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य? प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? वो ऐतिहासिक पीरियड जहां पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं और ऐतिहासिक काल में हमें दोनों साक्ष्य मिले हैं और हमने क्या कर लिया है, इनको पढ़ भी लिया है। क्या कर लिया है मित्रों, इनको पढ़ भी लिया है। और यहाँ पर क्या है, इन्हें पढ़ नहीं सके हैं। वी कैन नॉट रीड और यहाँ पे वी कैन रीड। समझ में आई बात? और यहाँ पे केवल क्या है, आपका केवल क्या आता है, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। अब कई बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर ये आर्कियोलॉजिकल और लिखित साक्ष्य क्या होते हैं, जरा इसे समझ लें क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इतिहास में या इतिहास लेखन में सबसे ज़रूरत पड़ती है हमें क्या, जैसे अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो होता क्या है इतिहास, एक जनरली इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो मित्रों इतिहास होता क्या है, ज़रा इस पे अगर हम देखें तो घटना क्या प्लस साक्ष्य। कोई घटना घटी और उसका साक्ष्य हमें उपलब्ध है। क्या है, कोई घटना घटी, जैसे अगर आपसे कहा जाए टीपू सुल्तान ने फ्रांस पर आक्रमण किया या ब्रिटेन पर आक्रमण किया, ये एक घटना हो गई, किया होगा, लेकिन हम फिर उसकी तथ्य की जांच करेंगे। तथ्य की जांच करने के पास हमारे पास सोर्स होने चाहिए। सोर्स दो तरह के होते हैं। साक्ष्य क्या होते हैं आपके, एविडेंस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो आपका साहित्यिक स्रोत होता है। क्या होता है मित्रों, साहित्यिक स्रोत। एक आपका साहित्यिक स्रोत होता है जिसे आप लिटरेचर सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है आर्कियोलॉजिकल स्रोत या पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल। क्या है, एक आपका साहित्यिक स्रोत हो गया, एक आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, इसे हम लिटरेचर सोर्स बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं लिखित साक्ष्य। क्या है, लिखित साक्ष्य। और ये क्या है, अलिखित साक्ष्य। क्या है मित्रों, अलिखित साक्ष्य। एक हमारा लिखित साक्ष्य हो गया, एक हमारा अलिखित साक्ष्य हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें लिखित साक्ष्य में क्या क्या आ जाता है। लिखित साक्ष्य में मित्रों तीन तरह के एविडेंस आते हैं। एक आपका एविडेंस आएगा जिसको हम कहेंगे धार्मिक साहित्य। क्या है, धार्मिक साहित्य। दूसरा अधार्मिक साहित्य। तीसरा विदेशी यात्रा वृत्तांत या आपका विदेशी साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपकी जैसे अगर हम बात करें कोई भी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, इत्यादि। इसमें जो जैसे आपका कादम्बरी, ठीक है, मेघदूत, ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपके मेगस्थनीज ने कुछ लिख के दे दिया, हुएनसांग ने कुछ लिख के दे दिया, ठीक है, आपके फिरदौसी ने कुछ लिख के दे दिया,
ठीक, जैसे आपके मेगास्थनीज ने इंडिका लिख दी, अलबरूनी ने कुछ हिंद लिख दिया, ठीक है, हेमसांग ने कोई अपनी यात्रा वृत्तांत लिख दिए। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? साहित्यिक स्रोत। इन साहित्यिक स्रोतों के समय और काल की गणना हम पुरातात्विक स्रोत से मिले समय, पुरातात्विक साक्ष्य से करते हैं। ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आ जाएगा, जरा इसे समझ लो। पुरातात्विक साक्ष्य में अगर हम बात करें तो मित्रों, पुरातात्विक साक्ष्य में आपके आ जाएंगे लेख, जैसे स्तंभ लेख, ठीक है, अभिलेख, ठीक है, लेख, स्तंभ लेख, अभिलेख, ठीक, और इसके अलावा सिक्के, इसके अलावा बर्तन, जिसे आपने देखा होगा लिखते हैं मृद भांड। क्या लिखते हैं? मृद भांड। इसके अलावा अगर हम बात करें, बर्तन मृद भांड हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी इमारत, कोई भी इमारत, ठीक, औजार, ठीक, ये सारी चीजें लगभग, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए? पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जिससे अब हम इन सब चीज़ों का, इनका और इनका आपस में तुलना करते हैं। अगर हमने इन्हें पढ़ लिया है और यहाँ पर समय की चर्चा की गई है, तो इस समय की चर्चा एक C14, क्या आयु निर्धारण किसकी गणना करते हैं? कार्बन 14 से। किसकी? कार्बन 14 द्वारा हम कार्बन डेटिंग, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, क्या बोलते हैं मित्रों? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। इससे हम उसके समय की आपस में तुलना कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि दिया गया लिखित साक्ष्य और इन दिए गए या मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के समान समय पर हैं और हम उनसे उनकी आयु की समानता और इसमें जो लिखा हुआ है उसके आधार पर गणना कर लेते हैं और किसकी रचना कर देते हैं? इतिहास की रचना कर देते हैं। और यही इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि यही इतिहास आपने कैसे पढ़ा, यही इतिहास हमने उनके पुरातात्विक साक्ष्यों और उनके लिखित और अलिखित साक्ष्यों और उनके पढ़ने और न पढ़ने के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो ऐसा इतिहास जहाँ पर मात्र हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले हैं, अलिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऐसे इतिहास को प्राक ऐतिहासिक का इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक इतिहास बोलते हैं। और ऐसा इतिहास जहां पर हमें लिखित और अलिखित यानी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर दोनों साहित्य मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो ऐसे इतिहास को हम आद्य इतिहास बोलते हैं। और जो इतिहास में हमने लिखा और पढ़ा, यानी लिखित और अलिखित दोनों साक्ष्य मिल गए हैं और हमने उनको पढ़ भी लिया है, तो ऐसे साक्ष्य को हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे क्या? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश अपना जो टॉपिक है उससे भटकेंगे नहीं, सीधे उस टॉपिक पर चलते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। तो यहीं पर जो हमारा पहला है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो इसी में सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पर देखी है उसे समझते हैं मित्रों। तो ये अगर हम बात करते हैं यहाँ आप कर, तो आपने सबसे पहले पढ़ा था प्राक इतिहास। क्या पढ़ा था? प्राक इतिहास। जरा इसके बारे में समझें अब हम लोग। किसके बारे में? इसके बारे में। तो प्राक ऐतिहासिक कि अगर हम टाइम की बात कर लें, यहाँ समय की बात कर लें, तो ये टाइम अननोन पीरियड से, कब से मित्रों? अननोन पीरियड से, या इसे कह दें जिसके इस बारे में हमें ज्ञात नहीं है, उस समय से लेकर, ठीक है, से लेकर कब तक जाएगा? ये आपका जाएगा 2500 BC तक। कब तक जाएगा? 2500 BC तक। ठीक है, जरा इसको समझते हैं क्या क्या इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो प्राक ऐतिहासिक काल में मेनली जो हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं युग। कौन सा युग पढ़ते हैं? 2 युग यहाँ पे अगर हम बांट दें, ठीक है, 2 युग अगर हमने यहाँ पे बांट दिए तो जरा देखते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा पाषाण एज, पाषाण युग, जिसे आप स्टोन एज बोलते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा होगा मेटल एज, इसे आप ताम्रपाषाण कह सकते हैं।
ठीक है। अब जरा पाषाण युग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहीं पे अगर हम पढ़ लें, यहीं पे अगर हम देखें आदि इतिहास, क्या आदि इतिहास, ये तो प्राक इतिहास था, आदि इतिहास का समय अगर हम समझें तो आदि इतिहास को जरा हम ऐसे बांट लेते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं आदि इतिहास में। आदि इतिहास में अगर हम मित्रों बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सा पढ़ा, एक तो हम पढ़ेंगे अगर हम बात कर लें लगभग वो है तो सेम ही, क्या है ये, कांस्य युग। ठीक है, और इसी के समानांतर इसी कांस्य युग सभ्यता को ही एक नाम और दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी ये क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। समझे मित्रों, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे हमने यहाँ पे देखा, और यानी आदि ऐतिहासिक काल में जो हमारा लिखित साक्ष्य मिला है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और इसको हमने यहीं पे बता दिया। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम फॉलो करेंगे अपने इस वाले कॉलम को। किस वाले, आदि ऐतिहासिक वाले कॉलम को। जरा इसको देखते हैं आदि ऐतिहासिक वाले कॉलम को मित्रों। तो आदि ऐतिहासिक काल यानी पाषाण एज आपने पढ़ी, क्या पढ़ी, पाषाण युग। तो पाषाण युग को हम लोग यहाँ पे बांट लेंगे 3 कैटेगरी में। कितने में, 3 कैटेगरी में। जरा इसे समझते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाएगा पुरापाषाण काल। क्या बोला जाएगा, पुरापाषाण काल। क्या है, पुरापाषाण काल। ठीक है, इसे क्या बोलोगे, मध्यपाषाण काल। क्या बोलोगे, मध्यपाषाण काल। इसे क्या बोलोगे, यहाँ ये ध्यान रखना कि हम उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टस में देखेंगे, हम उत्तर प्रदेश के अलावा आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर हम उन साइटों को अध्ययन करेंगे या उन साइटों के बारे में आपको बताएंगे जो हमें उत्तर प्रदेश में मिली हैं, ये वाली, नवपाषाण, पुरापाषाण या मध्यपाषाण। यहाँ आप ये पे मत चले जाना कि सर भीमबेटका में आपने नहीं बताया, सर सुतकांगेडोर में आपने नहीं बताया, सर आपने आदम घाटी नहीं बताई, नर्मदा घाटी नहीं बताई, चंबल घाटी नहीं बताई, घग्गर नहीं बताया। यहाँ केवल हम उत्तर प्रदेश में मिलने वाली संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो क्लास है उसे भटकना नहीं है, उसे केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है मित्रों। ये उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पुरापाषाण काल या इसे बोलते हैं पैलियोलिथिक, इसे मियोलिथिक और इसे नियोलिथिक। ठीक है, अगर हम यहीं पर इसको टाइम यहीं पे मैं बता देता हूं, अननोन से 8000 या 10,000 कर लो, 10,000 कर लो, 10,000 BC, और ये आपका 8 से 10,000 BC से लेकर 4,000 BC, और ये आपका 4,000 BC से लेकर 2,500 BC। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में, अब ये देखिए ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसकी क्या बात है, इसे समझ लेते हैं कि किसे हमने पुरापाषाण बोल दिया, किसे हमने मध्यपाषाण बोल दिया। ये जो बंटवारा किया गया है ये इनके औजारों के अनुसार, किनके, इनके औजारों के अनुसार, ठीक, और इनके रहने के अनुसार, ठीक, रहने, खाने, या आप सीधी बात कर सकते हैं आवास के आधार पर किया गया है। औजारों, रहने, खाने, आवास के आधार पर अगर हम पुरापाषाण की बात करेंगे तो यहाँ पे जो औजार मिले हैं वो मित्रों कैसे मिले हैं, वो हमारे औजार बेडौल मिले हैं। कैसे मिले हैं, यहाँ पे जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्या उपकरण अगर हम प्राप्त करें, जैसे आपका चॉपर प्राप्त हुआ है, ठीक है, हैंड एक्स प्राप्त हुई है, जैसे कुल्हाड़ी बोलते हैं हैंड एक्स को, ठीक है, हैंड एक्स मिली है, चॉपर मिला है, क्लीवर मिला है, स्क्रैपर मिला है, क्लीवर, स्क्रैपर, ठीक है, ये स्क्रैपर इत्यादि, ये बेडौल हैं। कैसे हैं,
बेडौल हैं। कैसे हैं मित्रों? बेडौल हैं ये उपकरण। ये आपके उपकरण अच्छे नहीं हैं। लेकिन यहीं पे आगे जाएंगे तो यहाँ के उपकरण कैसे हैं? सुडौल हैं, सुडौल हैं। ठीक है, और यहाँ पे उच्च क्वालिटी के या उच्च अवस्था में प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ का मनुष्य क्या है? यहाँ का मनुष्य खानाबदोश है। क्या है? खानाबदोश है, शिकारी है। कहने का मतलब कौन है? शिकारी है, शिकार करता है। वो क्या करता है? शिकार करता है। ठीक है, और यहाँ का पशुपालक की ओर बढ़ चला था, पशुपालक की ओर चल चला, बढ़ा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, कृषि करना भी शुरू कर दिया, कृषि करना यहाँ पे शुरू कर दिया। जब कृषि कर रहे हो तो एक निश्चित आवास क्या हो गई? निश्चित आवास बनाकर रहने लगेंगे नवपाषाण काल में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें आग की क्या कर ली है? परिचय है। आग से क्या हैं? परिचित हैं। आग से क्या हैं? परिचित हैं। यहाँ पे आग का उपयोग करने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आग का कई तरह से उपयोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी खोज पहिए का आविष्कार है। किसका आविष्कार है? पहिए का आविष्कार है। ठीक है, किसका आविष्कार है? पहिए का आविष्कार है। ठीक, अगर हम यहीं पे बात करें कि कौन सी साइटें आपके उत्तर प्रदेश में इन तीनों जगह की मिली हैं, ठीक है, उससे पहले आप लोग जरा इसका एक बार मैप ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ठीक, ले लिया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन सी साइटें मिली हैं, तो मित्रों ये जो पुरापाषाण वाली संस्कृति है, ये जो भारत की दृष्टिकोण से देखें तो ये आपके, अगर हम भारत के बारे में बात करें, यहाँ पे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये नर्मदा घाटी आपने सुनी होगी। भारत से नर्मदा घाटी, चंबल क्षेत्र, ठीक है, आदि क्षेत्रों में मिली हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा दोआब में भी इसका कुछ क्षेत्र मिला है, गंगा दोआब में। ठीक, गंगा दोआब में अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन अगर आप बात करेंगे तो सोहन संस्कृति। कौन सी संस्कृति? सोहन संस्कृति। कहाँ पे है? पुरापाषाण संस्कृति है सोहन संस्कृति। क्या है सोहन संस्कृति मित्रों? पुरापाषाण संस्कृति है। गंगा दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गंगा दोआब क्षेत्र। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोहन संस्कृति। कौन सी संस्कृति मित्रों? सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति के अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो सोहन संस्कृति के उपकरण कहाँ मिले हैं? आपके प्रयागराज में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? प्रयागराज में मिले हैं। आपके मिर्ज़ापुर में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? मिर्ज़ापुर में मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस संस्कृति की खुदाई किसने की, तो अगर हम यहाँ पे खुदाई के बारे में बात करें, इसकी खुदाई के बारे में अगर हम बात की जाए तो मित्रों इसकी खुदाई किसने की है उसके बारे में अगर हम देखें तो इनकी खुदाई की है जी.एस. शर्मा ने। किसने? जी.एस. शर्मा ने, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक या प्रोफेसर के तौर पे काम करते थे। उन्होंने इसकी खुदाई की, ठीक है, और बताया। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि इसके अलावा कौन सी है, तो इसके अलावा आपको मिला है बोलन घाटी। क्या मिला है? बोलन घाटी। ठीक, अब बोलन घाटी कहाँ पर है? बोलन घाटी की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदी। ठीक है, किसकी है? टोंस नदी की बोलन घाटी क्या है? बोलन घाटी आपकी
टोंस नदी की सहायक नदी है और ये पुरापाषाण कालीन स्थल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम मध्य पाषाण पे यहीं पे आ जाएं तो मध्य पाषाण के स्थल कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाण के स्थल प्रतापगढ़ में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? प्रतापगढ़ में मिले हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ में। ठीक, सराय नहर क्या है? सराय नहर प्रतापगढ़ का कौन सा है? सराय नहर है प्रतापगढ़ का। ठीक है, भैदया है तथा दमदमा है। कौन है इसके अलावा? भैदया और दमदमा। ठीक, ये कहाँ पे मिले हैं? प्रतापगढ़ में। कुछ जगह इलाहाबाद में भी मिला है। कहाँ पे? इलाहाबाद में भी मिले हैं। ये हमारे कहाँ पे मिले हैं? इलाहाबाद में भी मिले हैं। ठीक है, ठीक ठीक। अगर हम यहीं पे बात करें तो क्या मिला है सराय नार में? सराय नार की अगर हम यहाँ पे बात करें उपकरण के बारे में मित्रों, तो यहाँ पे कौन सा उपकरण मिला है? यहाँ पे सींग से बना उपकरण। क्या मिला है? उपकरण। काय का उपकरण है? सींग से बना। किससे बना मित्रों? सींग से बना उपकरण यहाँ पर मिला है। और ये इसके अलावा सींग से बना, इसके अलावा अगर हम बात करें अस्थि से बना, अस्थि यानी हड्डी से बना उपकरण, सींग और अस्थि से बना उपकरण मध्यपाषाण कालीन स्थल यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक। अब यहीं पर अगर हम बात करें नवपाषाण के जो स्थल हैं, तो नवपाषाण के स्थल आपका कोलडीवा। कौन सा है? कोलडीवा। पंछो। कौन सा? पंछो। कोलडीवा है, पंछो है। ठीक है, और अगर हम बात करें महगढ़ा, क्या? महगढ़ा, महगढ़ा। और ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे प्रतापगढ़। कहाँ पर? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में वेलन नदी के किनारे हैं। कहाँ पर? वेलन नदी। क्योंकि यहाँ के लोग कृषि करेंगे, तो जब कृषि करेंगे तो मित्रों क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो इसके अलावा ये वहाँ पर भी कुछ स्थल देखे जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखे जाएंगे। ठीक, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम आगे चलते हैं नवपाषाण स्थल में ही, तो नवपाषाण स्थल में ही मित्रों कुछ ताम्रपाषाणिक, कैसे? ताम्रपाषाणिक साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, और कहाँ पे मिले हैं? कोलडीवा में मिले हैं। क्या मिले हैं? कोलडीवा में मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे घड़े, मनके, ठीक है, और आपके औजार ये भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और अच्छे देखने में सुडौल हैं। ये आपका क्या हुआ? ये आपका नवपाषाण कालीन स्थल हुआ। और अगर हम बात करें तो ये आपका प्रो हिस्टोरी पीरियड यानी प्राक ऐतिहासिक काल कंप्लीट होता है। क्या होता है? प्राक ऐतिहासिक काल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है मित्रों? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल या वो इतिहास जिसमें लिखित एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं। दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु हम उन्हें
पढ़ नहीं पाए। क्या है? हम उन्हें पढ़ नहीं सके। तो ऐसा इतिहास आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं, ये जो ऐतिहासिक काल है, इस काल में आपको क्या ताम्र एवं कांस्य युग दोनों सम्मिलित हैं। ताम्र युग और आपका कांस्य युग दोनों सम्मिलित हैं किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अगर हम इसके उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर प्रदेश में यह सभ्यता के साक्ष्य, दोनों के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? इस सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिले हैं? एक आपका मेरठ में मिला है, ठीक है, आपका सहारनपुर में मिला है, ठीक है, आपका कहाँ मिला है? सहारनपुर में। और इसी को ही हम लोग कहते एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे भी जानते हैं। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे भी जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी सिरा था, जो सबसे पूर्वी सिरा था, जिसका नाम क्या था? आलमगीरपुर। क्या था मित्रों? आलमगीरपुर। वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका मेरठ में ही स्थित है। कहाँ पर है? मेरठ में ही स्थित है आलमगीरपुर। ठीक है, जो आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें, इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष आलमगीरपुर में अगर हम आलमगीरपुर की विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे। किसकी खेती? कपास की खेती करते थे। क्या? कपास की खेती करते थे। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल में मित्रों हमें उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही देखना है। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब जरा ऐतिहासिक काल समझें। ऐतिहासिक काल क्या कह रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। ऐतिहासिक काल में अगर हम यहाँ पे देखें तो वो समय, क्या वो इतिहास या वो काल जिसका लिखित एवं अलिखित दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और उसका क्या कर लिया है? और उसको पढ़ भी लिया है। पढ़ भी लिया है। ठीक है, क्या है? ऐसा इतिहास जिसके दोनों टाइप के साक्ष्य उपलब्ध हैं और हमने उसे क्या कर लिया है? पढ़ भी लिया है। उस इतिहास को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें किसी ऐतिहासिक काल को, तो इसको हमने बांट लिया आपका ऋग्वैदिक काल में। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। आपका उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तीसरा इसको किस में बांट लेंगे? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और ये आपका हो जाएगा महाकाव्य काल। और दूसरा आपका हम बांट देंगे महाजनपद में। क्या? महाजनपद में। महाजनपद में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल और महाजनपद युग। अगर हम इसके टाइम के बारे में बात कर लें तो मित्रों इसका टाइम होगा आपका 1500 BC से लेकर
1000 BC तक। कितना? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। इसके बारे में बात करें 1000 BC से लेकर 600 BC तक। किसका? 600 BC तक। इसकी बारे में बात करें तो 600 BC, ये भी सेम है। इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6वीं सदी। क्या हो जाएगा? 6वीं सदी। ठीक। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है वो किसकी बारे में है अध्ययन? मित्रों, ये आपका आर्यों के बारे में अध्ययन है। किसके बारे में? आर्यों के बारे में। और यहाँ पर यदि हम आर्य को डिफाइन करें, यहाँ पे थोड़ा आर्य को डिफाइन करें तो आर्य कौन है? आर्य हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र में रहने वाले हैं। और आर्य का अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। या इसे क्या कहेंगे? इसे विजेता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक। अब हम इसके अगर क्षेत्र के बारे में बात करें, इसके किसके? इनके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो मित्रों इनका जो क्षेत्र है वो पंजाब और सिंध, क्या? पंजाब और सिंध, किसमें? पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत में यहाँ पर मित्रों हमारे पास उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए चीज़ें क्या हैं? कम हैं। क्या हैं? ऋग्वैदिक काल में पंजाब और सिंध प्रांत में हैं और यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास? कम है। उत्तर प्रदेश में ऋग्वैदिक काल का ज़्यादा फेजेस नहीं है, पहली बात समझ लो। ठीक है, क्या है? ज़्यादा फेजेस नहीं है। ठीक। मेन जो बात होती है वो क्या है? वो आपका उत्तर वैदिक काल में होगी। कौन सी? उत्तर वैदिक काल में होगी। तो ज़रा उत्तर वैदिक काल समझते हैं। तो मित्रों उत्तर वैदिक काल जो की है इसमें सबसे विकसित जो क्षेत्र था वो आपका था पांचाल। विकसित क्षेत्र की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा क्षेत्र था मित्रों? पांचाल था। कौन सा क्षेत्र था? पांचाल। और पांचाल की राजधानी, यहाँ पे 2 राजधानियाँ हो जाएंगी। एक उत्तरी पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल, कौन सा? एक आपका उत्तरी पांचाल और एक आपका हो जाएगा दक्षिणी पांचाल। ठीक है। उत्तरी पांचाल की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या थी? अहिच्छत्र, उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। क्या थी? काम्पिल्य थी। ये दोनों के दोनों जो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो पंजाब और सिंध प्रांत में ही स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में बाकी ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं आप भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारा क्लास है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ऋग्वैदिक काल के बारे में काफ़ी बताया गया है कि वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी आपको। लेकिन हम यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश की पढ़ रहे हैं तो इधर डाइवर्ट ना होकर सीधा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आपका पांचाल वाला क्षेत्र है वो पांचाल वाला क्षेत्र किसमें जाएगा? विकसित क्षेत्र। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल सबसे विकसित है, ताकतवर है। महाकाव्य काल में भी देखते हैं आप लोग, जैसे महाकाव्य काल कौन सा काल है? ये वो काल है जिसमें रामायण और महाभारत, क्या है? रामायण और महाभारत का जो समय है वो आपको महाकाव्य काल। और ये दोनों जो समय हैं, ये दोनों जो काव्य हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश में ही इनकी पृष्ठभूमि है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, दोनों के दोनों कहाँ पे जन्म लिया? उनकी कर्मभूमि बेशक अलग हो गई हो, कर्मभूमि वो द्वारका चले गए हों कृष्ण, कर्मभूमि में राम अगर चले गए हों, सपोज दैट उन्होंने रावण लंका में जाके मारा हो, लेकिन बाद में आकर अयोध्या यानी कौशल में रहकर अपने देश का शासन चलाते हैं, वो भी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कृष्ण भी जन्म लेते हैं मथुरा में, वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश जो अगर हम साक्ष्यों की दृष्टि से जाएं तो अगर हम अपने एपिक की दृष्टि से जाएं, महाकाव्यों की दृष्टि से जाएं तो राम और कृष्ण की भूमि है। ठीक है, बुद्ध और जैनियों की भूमि है, यही हमारी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, बुद्ध का जन्म यहीं पे होता है,
लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में देते हैं, अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश में देते हैं, रहते उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो इन दोनों जगह पर हमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी इतिहास मिलने वाला है। यहाँ पर इतिहास में उत्तर प्रदेश में थोड़ा सूखे का मतलब है कम चीज़ें पढ़ने हैं हमें लोगों को। सूखे का मतलब ये नहीं अकाल पड़ गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हमें चीज़ें अच्छी खासी पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर जो क्षेत्र विकसित है वो पांचाल है। और अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये गंगा से लेकर कहाँ तक, गंगा से लेकर गंगा और सरस्वती के मध्य स्थित था। क्या है, गंगा और सरस्वती के मध्य स्थित था क्षेत्र, सरस्वती के मध्य स्थित क्षेत्र, गंगा और सरस्वती के क्या है, मध्य स्थित क्षेत्र है। ठीक, एक चीज और मोटा मोटा बता दें, जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रांत में ज्यादा है। मध्य प्रांत में क्या है, ज्यादा है, यानी आधुनिक मध्य प्रदेश में भी इसके साक्ष्य ज्यादा मिलेंगे। जो पृष्ठभूमि है वो इस क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, अगर हम एक चीज और बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ के जो मृदभांड थे, यहाँ के जो बर्तन थे, उनके जब अध्ययन किया तो इनके मृदभांड जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। कौन से, लाल मृदभांड। कौन से मित्रों, लाल मृदभांड हमें समूचे उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मित्रों ये आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल है। ठीक, अब आप अगर साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे तो दोनों के दोनों, चाहे भारतीय इतिहास हो चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, दोनों के काल, दोनों के ऐतिहासिक स्रोत सेम हैं। ठीक है, आपको जो मेनली ज़्यादा ध्यान देना है वो महाकाव्य काल और जनपद काल के बारे में देना है, क्योंकि महाजनपद युग में जो आपके 16 महाजनपद होंगे उनमें से आधे से अधिक यानी 8+ आपके उत्तर प्रदेश में प्राप्त हैं, यानी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो मित्रों ध्यान रहे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और उत्तर प्रदेश के जो मेंस के पेपर हैं वो पूरा ट्रैकल होगा, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न इतिहास को पढ़ाया जाएगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाएगा। और अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पे देश में IR पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट रिलेशनशिप हो सकता है पढ़ना पड़े। भारत जो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से सीमाएं साझा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राजस्थान के साथ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हरियाणा के साथ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, NCR, SCR, इसकी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पाइए, क्योंकि जीवन में लक्ष्य को पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए और हमें अपने कर्म और अपने ध्येय में पवित्रता और शुचिता रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।